खरीदारी का माहौल आज एग्रीकल्चर कमोडिटीज में देखने को मिला है, जहां पर चने में खरीदारी के साथ हमने आज कारोबार होता हुआ देखा है और पिछले 5-7 दिनों की लगातार गिरावट के बाद खाने के तेलों में यहां पर खरीदारी फिर से लौटती हुई नजर आई है। तो अगर आप सोयाबीन देखें, सोया तेल देखें, RM सीड में भी हल्की सी खरीदारी के साथ आज यहां पर कारोबार है। आप देख सकते हैं पूरे खाने का तेल का पैक आज यहां पर हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा है। कॉटन में हल्की सी दिक्कत लेकिन यहां पर जारी है। आज लगातार हमने यहां पर कॉटन के भावों को गिरते हुए देखा है। MCX पे एक्चुअली भाव अब जुलाई 2015 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। आज भी करीबन 1.5% की गिरावट यहां पर है। पिछले 2 महीनों से यहां पर स्पिनिंग मिल्स और टेक्सटाइल मिल्स बंद हैं और कंजम्पशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एक्सपोर्ट्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और उसका असर हमने वहां पर कॉटन के भावों में आता हुआ देखा है। मसालों पे आप नजर डालिए, जीरे में यहां पर गिरावट देखने को मिली है। इलायची में लगातार यहां पर मंदी बनते हुए नजर आई थी। 1 साल के लोज हमने यहां पर बनते हुए देखे थे और जहां तक धनिये की बात है, यहां पर भी मुनाफा वसूली के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया था। दीपेन, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे खाने के तेलों को लेकर अब यहां पर क्या रुझान है, क्या यहां पर अब खरीदारी के मौके हैं? देखिए, काफ़ी डिफिकल्ट है बिकॉज अगर फिजिकल ट्रेडर्स की माने तो ऐसा लग रहा है कि खास करके सीपीओ में तो काफ़ी और बेरिशनेस आगे जाके देखने मिल सकती है। फिजिकल ट्रेडर्स तो लगभग 400 रुपए की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 900 रुपए के टॉप से हम ऑलरेडी 500 रुपीज़ 590 600 के आसपास आ गए हैं। मतलब लगभग 50 to 60% का करेक्शन आ चुका है। तो एक मीनिंगफुल बाउंस बैक डेफिनेटली मार्केट में आ सकती है, लेकिन क्योंकि मार्केट गैप अप गैप डाउन में ओपन करता है तो आई थिंक ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, वेट करना चाहिए। बेटर रिफाइंड सोया है, रिफाइंड सोया में थोड़ा ध्यान दीजिए, वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये व्यू दीपेन का आपने सुना है, लेकिन रबी फसलों की सिचुएशन पर फोकस करते हैं क्योंकि हमने देखा है देश भर में लॉकडाउन जारी है। हालांकि जो सरकार है उसने खेती के कामकाज में थोड़ी ढील जरूर दी है, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि रबी फसलों के प्रोक्योरमेंट में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिसे देखते हुए अब डायरेक्ट सेलिंग पर विचार किया जा रहा है। इसका कितना असर होगा ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भारत कृषक समाज के अजय वीर जाखड़ बने हुए हैं। अजय जी नमस्कार। सर यही बताइए, अभी जो रबी फसलों की प्रोक्योरमेंट की स्थिति है वो कैसी है, क्योंकि खबरें तो ये मिल रही हैं कि कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं, तो आप बताइए एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है अभी? मेरे हिसाब से फसल अच्छी है और पंजाब में, हरियाणा में, इन राज्यों में देखा है कि प्रोक्योरमेंट की कोई बड़ी समस्या नहीं है। जो समस्या थी उसको देखते हुए मेरे हिसाब से दोनों सरकारों ने बहुत बढ़िया काम किया है और मैं नहीं समझता हूं कि कोई प्रोक्योरमेंट में MSP पे जो वीट की प्रोक्योरमेंट है उसमें कोई समस्या है। अजय, एक्चुअली जब आप सभी सेक्टर्स को देखें इस लॉकडाउन के मद्देनजर तो यही माना जा रहा है कि सभी जगह यहां पर रिकवरी बहुत स्लो होगी, लेकिन जहां तक एसेंशियल कमोडिटीज की बात है, जहां तक खाने पीने की चीजों की बात है, ये सेक्टर ऑफ कोर्स मांग में रहा है और आगे यहां पर और बेहतर रिकवरी आई थिंक शायद यहीं पे देखने को मिलेगी। आगे जाकर किस तरह का माहौल आपको अब नजर आता है, क्योंकि नेफेड की बात करें या फिर जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं वो यहाँ पर काफी हद तक एग्रीकल्चर कमोडिटीज प्रोक्योर कर रही हैं। एज ऑफ नाउ किस चीज की किसानों को जरूरत है? क्या नए तरीकों से बिकवाली यहाँ पर की जा रही है? मैं समझता हूँ कि आगे कुछ महीनों में देश की पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि जैसे सरकार कह रही है कि मॉनसून अच्छे होने की संभावना है, उसी हिसाब से जो रेजर्वॉयर्स हैं उनमें भी पानी की मात्रा ज्यादा है, तो प्रोडक्टिविटी घटने की तो कोई संभावना ही नहीं है। प्रोडक्टिविटी 100% बढ़ेगी, किसान मेहनत करेंगे और देश की आत्मनिर्भरता बनी रहेगी। पर मेरे को इस बात का डर है कि सरकार जब ये फसल मार्केट में आएगी तो सरकार वहां नहीं होगी उनको मदद करने के लिए। तो किसी तरीके से भी ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया की फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। मैं समझता हूं कि कोई फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है। मैं और ये भी कहना चाहूंगा कि 1930-35 के आसपास जब USA में बहुत डिप्रेशन था तो उस समय लोगों की क्षमता एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदने की कम हो गई थी, तो और प्रोड्यूस बहुत ज्यादा था, फसल बहुत ज्यादा थी, तो उस समय एक तरफ भुखमरी ज्यादा थी, एक तरफ फसल ज्यादा थी, तो USA में उन्होंने फूड स्टैम्प प्रोग्राम उस समय चालू किया। और मैं समझता हूं कि आज के दिन अपनी देश की स्थिति उस नजरिए से देखी जा सकती है कि जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी और एक तरफ लोगों के पास पैसा नहीं है, क्षमता नहीं है उसको खरीदने के लिए, तो दोनों के फायदे के लिए मैं समझता हूं कि हमें भी कोई ऐसा प्रोग्राम तुरंत चालू करना पड़ेगा।
आपने बिल्कुल सही कहा अजय, क्योंकि फसल काफ़ी अच्छी खासी है, मॉनसून अच्छा है, प्रोक्योरमेंट भी हो रही है, प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर बेहतर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर भुखमरी को लेकर काफ़ी चिंताएं हैं। एक और चीज़ जहाँ पर आपसे राय लेना चाहेंगे वो है भावों के हिसाब से, क्योंकि अवेलेबिलिटी तो यहाँ पर है, लेकिन किसान को क्या उसके दाम मिल रहे हैं? क्योंकि अभी भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर किसान अपना पूरा नहीं कर पाए हैं, और इस सब के चलते अब यहाँ पर जब खरीफ की बुआई का समय आने वाला है तो सिचुएशन कैसी नजर आती है? मैं समझता हूं कि भाव कम रहेंगे क्योंकि कंजम्पशन है नहीं मार्केट में। आप अगर कॉटन की तरफ देखें तो कॉटन की भी प्राइस एमएसपी से काफी कम रहने की संभावना है। आप कैस्टर को देखें, उसकी भी संभावना कम है। शुगर केन की प्रोडक्टिव एरिया अंडर शुगर केन मेरे हिसाब से रिकॉर्ड एरिया शुगर केन के नीचे है, गन्ने के नीचे है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी गन्ने की कीमत कम है क्योंकि एथेनॉल की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उसमें भी कम रहने की उम्मीद है। मैं समझता हूं कि मक्की के लिए भी कीमतें ऑलरेडी आधी हो गई हैं पिछले 4 महीनों में, और भी कम होने की संभावना है। तो इसका कीमतों का दबाव किसानों पे रहेगा, पैदावार बढ़ेगी, कीमतें घटेंगी। इसीलिए मैं दोहरा रहा हूं कि भारत सरकार को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह एक फूड स्टैम्प प्रोग्राम चालू करना चाहिए तुरंत, जिससे किसान भी दुखी ना हो और जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जो उसके लिए जिनके पास आज के दिन पैसा नहीं है, जो ये 1 करोड़ के करीब जो माइग्रेंट अपने घर जा रहे हैं, उन सबको सहायता देने के लिए मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया प्रोग्राम रहेगा। जी चलिए, शुक्रिया अजय जी अपने व्यूज देने के लिए। तो जो भी कॉन्वर्सेशन हो, एक चीज तो क्लियर है कि जो रबी फसलों का प्रोक्योरमेंट है वो सही है, दिक्कतें नहीं आ रही हैं प्रोडक्शन को लेकर भी। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा कि कई ऐसी फसलें रहेंगी, कमोडिटीज रहेंगे जिनके प्राइसेस एमएसपी के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड कर सकते हैं। कॉटन का इन्होंने इनफैक्ट एक जिक्र किया। कॉटन की जहां तक देखने को मिल रहा है। जी हाँ दीपाली, कॉटन के भाव में यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली है, और आज एक्चुअली छठा ऐसा दिन है जहाँ पर जब हमने मंदी यहाँ पर बरकरार बनते हुए देखी है। अनुज, कॉटन के प्राइसेस को लेके अब यहाँ से क्या व्यू है? 5 साल के लोज हमने एमसीएक्स पर आते हुए देखे हैं, आगे जाके एमएसपी के नीचे ये कमोडिटी रह सकती है, अजय भी कह रहे हैं। आपका क्या लगता है प्राइस ट्रेंड? निशा जी, अगर हम कॉटन को देखें तो हमने देखा था कि नीचे करीबन 50 सेंट के नीचे भाव आए थे, जो कि 2009 में थे। तो ऑलमोस्ट देखें तो 10 साल के नीचे भाव आते हुए दिखाई दिए। हालांकि अभी 53 सेंट के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में भाव चल रहे हैं, और एमसीएक्स में देखें तो करीबन 15,000 के आसपास का रेट चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखें तो इस बार जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल सकता है, और जिस तरीके से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है माल, और जिस तरीके से स्पिनिंग मिल्स नहीं चल रही हैं, तो जो डिमांड है वो यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गई है, जिसकी वजह से हमने भाव नीचे आते हुए देखे हैं। तो डिमांड कम होने की वजह से हमें लगता है कि अभी भावों में और यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर अगर हम यार्न की डिमांड देखें, या फिर कॉटन की डिमांड देखें, या फिर अगर हम स्पिनिंग मिलेट्स की तरफ से डिमांड देखें, तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए। अभी अगर हम टेक्निकल चार्ट पे भी देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है। हमें लगता है कि अभी भावों में और गिरावट हो सकती है। एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन 14,000 तक के लेवल दोबारा एमसीएक्स में देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल ट्रेंड डाउन है, तो बिकवाली का ट्रेड ही बनाना चाहिए। कपास के भाव नीचे बरकरार रह सकते हैं। हमने गुआर में यहाँ पर लगातार बिकवाली आते हुए देखी है। खाने के तेलों में आज खरीदारी है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ पर भी बिकवाली की राय है। मक्के में बिकवाली है यहाँ पर, और इसके अलावा कैस्टर में भी प्राइसेस में प्रेशर बरकरार रह सकता है। तो यानी कि काफी हद तक एग्रीकल्चर कमोडिटी के जो भाव हैं यहाँ पर आपको आगे भी दबाव वाली ही स्थिति देखने को मिलेगी। दीपेन, आप हमसे चने के बारे में बताइए, आपको यहाँ पर क्या लगता है? मांग इनिशियली जरूर यहाँ पर थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर भी काफी फ्लैट कारोबार होते हुए नजर आए हैं। आज हल्की सी तेजी है, 1% की बढ़त है। इन स्तरों पे अब क्या करने की राय है? देखिए, वैसे तो एग्री कमोडिटीज में कुछ सेफ नहीं होता है, लेकिन अगर रिलेटिवली सेफर ट्रेड की अगर हम बात करें तो ये लॉकडाउन पीरियड में आप देखेंगे कि पल्सेस की डिमांड आपको और कंजम्पशन है, दोनों ही काफ़ी अच्छी तरह देखने मिली है। प्रिक्योरमेंट चालू हो चुके हैं, और जो प्राइसेस है वो लगभग 10 to 15% अपने एमएसपी से नीचे डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो आई थिंक चने काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। आपका व्यू सिर्फ 3 से 4 महीने का होना चाहिए। तो आई थिंक जैसे लॉकडाउन चल रहा है और उसके बाद भी ओपन होने के बाद आपको पल्सेस में अच्छी खरीदारी देखने मिल सकती है। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज 4,000 के प्राइसेस इंटैक्ट हैं, आप चने में बाइंग करके चल सकते हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं उसके दरमियान भी एक 1.5% तक तेजी आ चुकी है ऑलरेडी प्राइसेस में, अभी लाइव शो में भी। तो आई थिंक ये एक इंडिविजुअल कमोडिटी ऐसी है जो पूरे एग्री कमोडिटी पैक्ट में आउटशाइन कर सकती है अगले 2 महीने के लिए। आई थिंक पल्सेस में चने के आप डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। जी
अच्छा अनुज, ग्वार पर अपना व्यू दीजिए, क्योंकि हमने देखा था क्रूड की रिकवरी के साथ यहाँ भी रिकवरी बनी, आज भी जो प्राइसेस हैं वो ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ कोई कन्विक्शन है कि जो मोमेंटम दिखा है थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है एटलीस्ट नियर टर्म में? और देखिए, अगर हम पिछले 2 दिनों को देखें, क्योंकि लास्ट वीक तेज़ी थी, मगर इस वीक में अगर हम मंडे से देखें तो मार्केट एक थोड़ा नेगेटिव टोन में दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर फिलहाल बाई ना करें, क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ी गिरावट यहाँ पर और हो सकती है, क्योंकि अभी जो इंडस्ट्रियल डिमांड है ग्वार गम के प्रोडक्ट्स के लिए वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही डिमांड, और साथ में जो एक्सपोर्ट हुआ है ग्वार गम का वो भी यहाँ पे बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो लगता नहीं है कि ज़्यादा तेज़ी यहाँ देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव टोन में है, तो हमें लगता है कि ग्वार सीड ग्वार गम में अभी फिलहाल बिकवाली का माहौल देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है कि ग्वार गम के भाव नीचे करीबन 5,000 तक आ सकते हैं, और ग्वार सीड नीचे करीबन 3,200 तक के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले हफ्ते भी आते हुए देखे थे। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करें, मार्केट जो है लोअर लेवल्स पर आए तो ही खरीदारी करें, अभी फिलहाल खरीदारी से बचना चाहिए। है ग्वार गम ग्वार सीड दोनों में ही प्राइसेस और करेक्ट हो सकते हैं, तो फिलहाल तो अवॉइड कीजिए, ये सजेशन है अनुज का। चलिए शुक्रिया अनुज और दीपेन आप दोनों का आने के लिए शो में। मनीषा जी आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ कमोडिटी राउंडअप को तो समझने का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक के उस पर वायदा बाजार का पूरा एक्शन आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में वीरेन के साथ। नमस्कार।